दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा वर्तन, खासतौर पे 10th क्लास का ये चैप्टर है। तो आप देखे होंगे कि अगर हमारे बोर्ड पर के लाइव क्लासेस अगर देखे होंगे तो लाइव क्लासेस में हम थ्योरी पोर्शंस नहीं देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब चूँकि हम लाइव क्लास में थ्योरी पोर्शंस नहीं देते हैं तो ये पीडीएफ क्लास इसको आप नाम दे सकते हैं। पीडीएफ क्लास में मैं थ्योरी देता हूं, तो इसमें आपको कैसे लिखना है, कैसे लैंग्वेज होंगे, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है आज का दोस्तों, अध्याय 10 आपका है फिजिक्स, जहां से शुरू होता है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इस चीज़ को अगर गहन तरीके से समझना चाहते हैं और तो आप हमारा लाइव वीडियोस ज़रूर देख लें, जो बोर्ड पे हम पढ़ाए हैं उस वीडियो को देख लें। यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे मूल रूप से, और ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी इस नोट्स का डिमांड, या आप जाके कहीं पे भी लिख दें 10th क्लास साइंस नोट्स हिंदी मीडियम, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे गूगल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो कहते हैं प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में सबसे पहले बोला गया कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा है तो ये इसके पास काम करने की क्षमता होती है, परंतु ये कौन सा कार्य करता है? तो ये वस्तुओं को देख सकता है, मतलब वस्तुओं को इसकी मदद से हम देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, यानी प्रकाश से जो काम होता है वो देखने का कार्य होता है। प्रकाश के गुणों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो गुण है दोस्तों कि प्रकाश क्या है? प्रकाश का पहला गुण कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे 8 क्लास में कि एक नली को अगर हम सीधा ले लें और मोमबत्ती जलते हुए मोमबत्ती को देखें तो वो दिखता है, परंतु नली को अगर टेढ़ा कर दें और अब देखते हैं तो वो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और नली चूंकि टेढ़ा हो गया है, इसलिए वहां से प्रकाश नहीं आ पाएगी। तो पहला गुण तो क्या हुआ? प्रकाश सीधी रेखा में चलते। दूसरा क्या है गुण? कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसलिए इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रखें दोस्तों, जो भी तरंग होता है वो भी खास तौर पे विद्युत और चुंबक गुण वाला, तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। तो एक तो हुआ सरल रेखा, दूसरा हुआ तरंग, और तीसरा हुआ छाया। आगे कहते हैं प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो चूंकि 1000 मीटर बराबर होता है दोस्तों हम लोग का 1 किलोमीटर, तो 10⁻3 1000 को लिख सकते हैं। तो 10⁻3 इसको हटा दें तो 10⁻5 बचेगा, और 10⁻5 को हम लाख बोलते हैं, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहीं कहीं दिया जाता है। कितने गुण जाने? प्रकाश पहला सीधी रेखा में गमन करती है, चुंबकीय तरंग है, छाया बनाती है, और प्रकाश की निर्वात मतलब जहां पे कुछ भी नहीं हो तो उसकी गति कितनी होती है? तो उसकी गति होती है दोस्तों, अगर देखें तो का प्रवर्तन की बात करते हैं। तो जब उच्च कोटि, यहां पे ये चीज लिखना जरूरी है, उच्च कोटि जैसे हम क्या करते हैं? चांदी, क्योंकि पॉलिश क्या हुआ, मतलब उच्च कोटि का मतलब पॉलिश, मतलब जो बहुत चमकीला हो, तो बहुत चमकीले चीज परावर्तन करेगा। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है, और इसी को प्रकाश की क्या कहते हैं? परावर्तन की घटना कहते हैं। मतलब प्रकाश के किरणों का परावर्तित कर देना या लौटा देना, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे है परावर्तन के नियम। तो ये पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये सारी चीज हम डिटेल में बताए हैं कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, और आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर हम समझाए भी थे कि क्या है, ये एक दर्पण बनाया गया है, एक पारदर्शी को क्या किया गया है? पारदर्शी कांच को इसको कलई कर दिया गया है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ दर्पण बन गया है, और जो किसी प्रकाशीय स्रोत से आती है उस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? हम आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे ये पड़ती है उसे आपतन बिंदु, और जो लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और इस कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है दोस्तों।
तो यही चीज है कि ये सारे के सारे एक ही तल से होते हैं। इस चीज को हमने लाइव क्लास में आसानी से किया है। यहाँ पे आपका मूल उद्देश्य मेरा है कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे और कैसे, अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ गया कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम देके ऐसा लिखेंगे, दूसरा नियम देके, और उसके बाद ये चित्र जरूर बना देंगे। अब आगे बात करते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, याद रखें, दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। मतलब वहां पे दो किरणें जब कट रही है तो वहीं पे क्या बनेगा? वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। दो किरणें जब एक जगह पे काट रही हो, वो भी कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें के प्रतिच्छेदन से। ऐसे याद रखें, प्रतिवर्ती किरणों के प्रतिच्छेदन से जो बिंदु प्राप्त होता है वह प्रतिबिंब की बिंदु होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रतिबिंब मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन कौन सा दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, मतलब वो वास्तविक रूप में, जैसे अगर ऐसा दर्पण ले लें तो इस दर्पण में क्या होगा दोस्तों? इस दर्पण में ये किरणें जो है ये वास्तविक रूप से इस मुखच को काट रही है, या इधर से दो किरणें ले हैं तो ये दोनों किरणें क्या हो रही है? वास्तविक रूप से काट रही है। जबकि ऐसा हम दर्पण ले लें तो ये क्या होगा? ये दोस्तों वास्तविक रूप से नहीं काटेगा, ये काल्पनिक रूप से काटेगा, मतलब पीछे किरण तो जाएगा नहीं, फिर भी कटा हुआ मालूम पड़ेगा, तो ये बनाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब और ये बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, अब आगे। तो ये क्या होता है? वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है, जबकि ये किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, प्रतिच्छेदित होती नहीं है आभासी प्रतिबिंब का। आगे इससे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इधर अगर आगे बनेगा तो इसको हम इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पर्दा लगा के इसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पीछे अगर हम लगाएंगे तो पीछे क्या होगा? पर्दा हम लगा ही नहीं सकते हैं, तो चूंकि पीछे तक किरण जाएगा ही नहीं तो पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो पहला तो अंतर हुआ कि ये वास्तविक प्रतिच्छेद होता है और ये प्रतिच्छेदित प्रतीत होता है। दूसरा क्या है? ये पर्दे पे प्राप्त होता है और ये पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, मतलब आभासी पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, चूंकि वो दर्पण के पीछे बनता है। और ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है दोस्तों। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों? सीधा होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि ये पूछा जाता है, ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे अगर देखें तो एक क्वेश्चन तो कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। दूसरा प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं, तो आप इस चीज को लिख दीजिएगा। ये 2 मार्क्स में जनरली आता है, इसलिए आपका 3 अंतर काफी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब प्रत्येक प्रकार के दर्पणों में प्राप्त होता है। तो ऐसे भी अंतर लिखे जा सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो ये चीज कैसे बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है, एक समतल दर्पण ले लिए हैं दोस्तों, समतल दर्पण बनाने के लिए एक कांच लिया और इसमें क्या किए? कलाई कर दिए। तो इधर वाला पोर्शन जो हो गया वो दर्पण हो गया, ये मुख अक्ष हमारा हो गया, मतलब एक अक्ष हो गया। और इसके ऊपर हम क्या कर लिए? एक वस्तु ले लिए। तो हमें पता है किरण आरेख के द्वारा कि जब ये लंबवत जाएगा तो लंबवत ही आएगा, मतलब इधर से जाएगा और यहाँ से टकरा के लौट जाएगा। परंतु ये अगर यहाँ पे आंख लगा के देखेंगे तो क्या होगा? ये लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है ना दोस्तों। अब अगर हम ध्रुव से लें तो ये क्या होगा? ध्रुव से अगर हम लेंगे तो ध्रुव से ये आपतन कोण बराबर क्या बनाएगा? परावर्तन कोण बनाएगा। परंतु यहां से देखने पे क्या लगेगा? यहां से देखने पे लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है। और इसका जो ये तो प्रतिवर्तित किरण का डायरेक्शन है ना दोस्तों। तो प्रतिवर्तित किरण का मिलान बिंदु कहाँ हो गया? ये बी मतलब ए डैश पे हो गया, यानी यहाँ पे हो गया। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर प्रतिवर्तित किरण का मिलान बिंदु हो गया तो एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए डैश पे बनेगा। उसी हिसाब से अगर प्रत्येक बिंदु से, यहाँ के प्रत्येक बिंदु से हम लें तो इस टाइप का हमें प्राप्त होगा, मतलब बी ए बी का प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ए डैश
बी डैश प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा, अब अगर इसकी कल्पना करें तो दर्पण के पीछे क्या किरण गया है दोस्तों? नहीं गया है। मतलब क्या है कि किरण नहीं गया है, फिर भी प्रतिबिंब हमें लग रहा है कि वहां बना है, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। दूसरा प्रतिबिंब देखें, प्रतिबिंब का गुण देखें दोस्तों, तो क्या है, इधर जितना बड़ा है उधर भी उतना बड़ा है, मतलब समान आकार का बना है। इधर देखें, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी इधर है प्रतिबिंब का, मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी है। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि समतल दर्पण द्वारा जो दायां वाला बायां दिखता है और बायां वाला दायां दिखता है, तो इस हिसाब से क्या होगा दोस्तों कि समतल दर्पण का जो, जैसे अगर हम यहाँ पे समतल दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पे एक पिक्चर हम बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम इसको नीचे हाथ कर दिए और ये वाला हम हाथ ऊपर कर दिए, और इसका हम दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाएं तो ये क्या बनेगा, ये आपका बीच वाला पोर्शन तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, परंतु ये जो ऊपर वाला आपका है, ये नीचे वाला हाथ आपको इधर दिखेगा, ठीक है, और ये वाला हाथ आपको इधर दिखेगा दर्पण में, मतलब उल्टा दिखेगा, दाएं का बायां, बाएं का दायां दिखेगा, तो इसे हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तित। तो ये क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण देख लेते हैं। तो उसका गुण क्या होता है, पहला तो ये आभासी बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, ये आभासी गुण प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभासी यानी काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। देख लीजिए, ए वाला ऊपर था तो ऊपर ही है, और ए डैश वाला ऊपर है तो ऊपर ही बना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है, बराबर बनता है, तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितना क्या होता है, दर्पण के आगे वस्तु रखा होता है, यानी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। और प्रतिबिंब देखें तो पार्श्व परावर्तित होता है, और पार्श्व परावर्तित हमने बोला है अभी अभी क्या होता है, दाएं का चीज बायां और बाएं का चीज दायां। इसे मिरर इमेज भी कहते हैं। रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे, अगर पहले पढ़े होंगे कभी तब, तो क्या है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। आगे हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की दोस्तों। किस दर्पण की बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण। तो ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे समतल दर्पण की, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल जो होता है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। मतलब क्या होता है, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा। अगर इधर से हम कर दें तो ये धसा वाला भाग परावर्तक सतह हो जाएगा, अगर इधर से हम रजित कर दें, कलाई कर दें, तो ये उभरा हुआ वाला भाग हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हो, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, अंदर की ओर धसा हुआ है, तो अंदर की ओर धसा हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर धसा हो, क्या हो दोस्तों, बाहर की ओर धसा हो, प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर धसा हो, तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक पिक्चर दिया गया है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्रवर्तक सतह बाहर की ओर है, ठीक है, और इसके दूसरे साइड कलाई किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो अवतल उत्तल में समझ गए होंगे अंतर। अब हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख शब्द। तो ये शब्द क्या है, जैसे ये एम से लेके एन तक, इसको बोलते हैं दर्पण की चौड़ाई, या इसी को बोलते हैं द्वारक, यानी एम एन क्या कहलाएगा दोस्तों, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। दर्पण का ठीक मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, जिसको पोली बोलते हैं इंग्लिश में, और इसलिए इसको पी से डिनोटेट करते हैं। और ये जो दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है दोस्तों, उस केंद्र को बोलते हैं सी या वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं आर, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और अगर वो फोकस, तो आप जानते ही होंगे कि जो समानांतर आता है और कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। तो ये कुछ भाग हैं, उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे दोस्तों। ये डिफिनेशन जनरली नहीं पूछता है, परंतु कभी कभी आप है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव कहते हैं गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र के ध्रुव कहते हैं। प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण पृष्ठ पे स्थित होता है और ध्रुवीय प्राय पी अक्ष पर निरूपित किया जाता है। ध्रुव को किससे निरूपित किया जाता है, पी अक्षर से निरूपित किया जाता है, क्योंकि ध्रुव का क्या होता है, पोल होता है अंग्रेजी में। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा। ध्रुव मतलब इस पी और सी से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इस पीसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है। मतलब यहाँ से अभिलंब है, तो यहाँ पे अगर कोई आएगा तो आपतन कोण ये बन गया, और यहाँ से जब जाएगा तो ये परावर्तन कोण बन जाएगा। मतलब ध्रुव से जब भी आएगा तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बनेगा। आगे बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है, और इस गोले के केंद्र, गोला का
केंद्र जो होता है वहीं दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और इसे किस अक्षर से, सी अक्षर से निरूपित करते हैं। मतलब ये जिस गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसको किस अक्षर से निरूपित करेंगे, सी से करेंगे। आगे है द्वारक, जिसको एपर्चर कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा या व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। जैसे अभी अभी हम लोग बात किए थे, एमएन जो है वो क्या है, द्वारक है। मुख्य फोकस की बात करते हैं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पे अगर लें ये मुख्य अक्ष, तो ये जो समानांतर किरणें आएगी, ये जिस बिंदु से होके जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अगर हम ये अब उत्तल दर्पण ले लिए, तो यहाँ पे जो समानांतर आएगा ये तो इधर चल जाएगा, परंतु ये जाता हुआ प्रतीत जिस बिंदु से होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा। तो इसका फोकस इधर हो गया, इसका फोकस इधर हो गया। तो इसका फोकस चूंकि आगे है इसलिए ये ऋणात्मक भी कहलाता है, ठीक है। और इसका फोकस पीछे है इसलिए ये धनात्मक फोकस कहलाता है। मतलब उत्तल का फोकस धनात्मक होता है और अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है। आगे बात करते हैं, जो छोटे द्वारक के होते हैं गोलीय दर्पण के लिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। और फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसे छोटकी एफ से निरूपित करते हैं। कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपका इस संबंध को सत्यापित करने के लिए भी कभी कभी आता है। और इस संबंध को सत्यापित करने के लिए हम क्या किए हैं, आपका जो लाइव क्लासेस है उसमें हम बताए हैं दोस्तों। यहाँ पे चूंकि ये इस स्क्रीन पे लिखने मुश्किल है और उसको लिख लिख कर समझाया जा सकता है, इसलिए हम उसको बोर्ड पे बताए हैं दोस्तों। आपको यहाँ मूल रूप से नोट्स के लिए तैयारी की, नोट्स आप कैसे बनाइएगा इसके लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो सबसे पहले 3 नियम है, उन तीनों नियम को याद कर लें। हम लोग देख चुके हैं। दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। मतलब कोई भी जो मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा आएगी वो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। और दूसरा गुण यह कहता है कि जो फोकस से आएगी, मतलब इधर से आएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आगे दोस्तों, तो अगला गुण कहता है वही चीज कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, फोकस से जो गुजरने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। आगे कहता है दोस्तों कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली परावर्तित किरणें उसी दिशा में लौट जाएगी। मतलब इस केंद्र से आएगी तो इधर आएगी और इधर ही चली जाएगी। तो आप इस फिगर से आसानी से देख रहे होंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु, मतलब जिसको कहते हैं हम क्या, ध्रुव। तो इस ध्रुव से बिंदु, मुख्य बिंदु से, मूल बिंदु से मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तित होकर आपतित किरण और आपतन बिंदु ये जो होगी समान कोण बनाएगी। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बना के निकलेगी। तो ये जो आप चारों नियम जाने, ये चारों नियम को क्या करें, याद रखें। और इसके आधार पे हम लोग प्रतिबिंब दोस्तों बनाए हैं। ये चीज पहले आप देख लें कि कहाँ पे वस्तु रहेगा। तो अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो सारे के सारे किरणें कहाँ मिलेंगे, तो फोकस पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देख लें तो अनंत से अगर जितने भी किरणें आएंगे कहाँ से जाएंगे, तो फोकस पे। तो वस्तु अनंत पे है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे, परंतु प्रतिबिंब कहाँ है, परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, तो वो मिल रही है कहाँ दोस्तों, वो मिल रही है फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब केवल एक बिंदु पे मिल रही है, इसलिए किस साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। मतलब अत्यधिक छोटा बनेगा। अब देखिए ऊपर वाला जो किरण है वो नीचे गया, परंतु नीचे वाला जो किरण है वो ऊपर गया, मतलब उलट गया। तो इसलिए ये वास्तविक बनेगा चूंकि आगे बना है, और ये उल्टा बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ अगर पर्दा लगा दें तो वो इस पर्दे पे प्राप्त होगा। अगर हम चाहें कि जो वस्तु है उसको हम C से और अनंत के बीच ले आए, मतलब ये C है और अनंत, तो वस्तु अगर हम यहाँ रख दें दोस्तों, ठीक है,
तो एक किरण तो हम समानांतर लेंगे तो फोकस से जाएगा, परंतु दूसरा किरण हम कहाँ से ले सकते हैं, चूंकि सी है यहाँ पे तो सी से लेंगे तो ये क्या हाँ होगा, तो ये तो एफ हो गया, परंतु ये जो प्रतिबिंब बनेगा जो ऊपर वाला है नीचे है, नीचे वाला ऊपर है, तो यहाँ पे बना है तो ये तो उल्टा बन रहा है और इससे छोटा बन रहा है। तो आप देख लीजिए एफ और सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, आगे बन रहा है मतलब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर सी पर ही हो मतलब प्रतिबिंब कहाँ हो दोस्तों, सी पर हो, मतलब ये हम एक दर्पण मान लिए, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये दर्पण मान लिए तो क्या हो गया, ये हम वक्ता केंद्र पे ही मतलब सी पे, तो अब यहां से तो नहीं लेंगे परंतु कहां से ले सकते हैं, हम फोकस से ले सकते हैं। तो फोकस से जैसे ही लेंगे तो ये क्या होगा, समानांतर हो जाएगा और इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा वक्ता केंद्र पे ही। मतलब अगर सी पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी सी पर होगा, समान साइज का होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, परंतु वास्तविक और उल्टा होगा। अब अगर सी और एफ के बीच में होगा, सी और एफ के बीच में होगा तो वही चीज किरण आरेख में नीचे दिया गया है दोस्तों, तो सी और एफ के बीच में होगा तो बस प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर से परे बनेगा, मतलब सी के बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, एफ पर रहेगा। तो ये चीज आप बना के देखें दोस्तों, और आप लाइव क्लास में इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अनंत पे है, अनंत से किरणें आ रही है ये वाला, और कहाँ मिल रही है सब के सब, ये फोकस पे मिले, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जब सी पर है दूसरा किरण आरेख तो एक किरण हम कहाँ से लिए, एक समानांतर लिए तो फोकस से जाएगा, और एक कहाँ से लिए, फोकस से लिए, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो ये कहाँ बना, सी पर, और सी और एफ के बीच में बना, सी तो इधर है दोस्तों। ठीक है, अब अगर आगे तीसरा देखें कि सी पर ही हो, तो सी पर एक किरण तो हम लिए कहाँ से लिए, समानांतर लिए, तो समानांतर लिए तो फोकस से जाएगा, और फोकस से लिए तो समानांतर हो जाएगा। तो ये कहाँ बना दोस्तों, फोकस मतलब वक्ता केंद्र पे ही बना। तो अगर सी पर है तो सी पर ही बना, बराबर बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। आगे दोस्तों अगर सी और एफ के बीच में है तो देख लीजिए, सी और एफ के बीच में तो समानांतर लिए तो एफ से जाएगा, और एफ से लिए तो समानांतर हो जाएगा। तो ये देखिए अगर प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा भी बनेगा, और प्रतिबिंब बड़ा के साथ साथ क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, सी के और अनंत के बीच बनेगा। वैसे ही एफ का देख लें दोस्तों, अगर एफ पे है तो अब हम एफ से नहीं ले सकते हैं, हाँ समानांतर लेंगे तो कहाँ वो निकलेगा दोस्तों, तो ये निकलेगा कहाँ, अगर देखें तो ये निकल रहा है कहाँ, एफ से निकलेगा। परंतु अब हम इसको या तो चाहे तो ध्रुव से ले सकते हैं या तो वक्ता केंद्र से लेते हुए जा सकते हैं, परंतु हम ध्रुव से लेंगे तो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अगर वक्ता केंद्र से लेते हुए जाएंगे तो उसी दिशा में, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये उधर ही कटेगा, अनंत पे जाके कटेगा। तो फोकस पे रहेगा तो कहाँ, अनंत पे बनेगा। पी और एफ को देखें दोस्तों, तो पी और एफ के बीच में रहेगा, तो ये आगे जाके जैसे अगर हम समानांतर लेंगे तो फोकस से जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या किया गया है, एक वक्ता केंद्र से लिया गया है, तो वक्ता केंद्र से आगे चला जाएगा या और इस दिशा में इसका दिशा परिवर्तन नहीं होगा। परंतु ध्रुव से लेंगे तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इधर देखें तो इधर की ओर तो फैलता जा रहा है, ये दूरी इधर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इधर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, परंतु ये पीछे कहीं जाके कटेगा, तो पीछे कट रहा है, तो ये क्या बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, काल्पनिक बना रहा है दोस्तों, क्योंकि पीछे बन रहा है। ठीक है, और कैसा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। तो आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये पूछा जाता है बहुत बार, और आपसे ऑब्जेक्टिव में ये यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। तो अवतल दर्पण का समांतर टॉर्च में, सर्च लाइट में, मतलब टॉर्च में क्यों किया जाता है, तो ये चीज जान लीजिए कैसे किया जाता है। जैसे टॉर्च ऐसा होता है, इस टॉर्च की बात की जा रही है। ठीक है, टॉर्च का जो कटोरी होता है वो अवतल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो चीज है, बल्ब जो लगाया जाता है इसके फोकस पे लगाया जाता है। तो जैसे ही इसके फोकस पे लगाया जाता है तो ये जो किरणें हैं यहाँ से टकराती है, और टकराएगी तो ये फोकस पे है, तो फोकस से जाने वाली किरणें क्या हो जाएगी, अनंत तक जाएगी, मतलब टॉर्च से रोशनी क्या होगा, दूर तक जाएगा। इसीलिए टॉर्च कैसा बनाया जाता है, किस दर्पण का, वो बनाया जाता है कटोरी उसका, किसका, तो उसका कटोरी बनाया जाता है किस दर्पण का दोस्तों, अगर बात करें तो वो अवतल बनाया जाता है। सर्च लाइट में क्या होता है कि सर्च लाइट अवतल इसलिए बनाया जाता है कि ये बल्ब यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, और सिंपल समझ लीजिए कि जैसे टॉर्च काम करता है उसके जैसे हेडलाइट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब ये किरणों को क्या कर सके, फैला सके, किरणों को एक जगह पे फोकस कर सके, इसलिए, और इसको से शक्तिशाली समानांतर की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए टॉर्च में, वाहन में, हेडलाइट में, ये सब में प्रयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर दांत में, मुंह में मरीज को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तथा इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, इसलिए दाढ़ी बनाने में क्या हो दोस्तों,
दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेविंग दर्पणों के रूप में भी इसका, चूंकि छोटे छोटे जो बाल होंगे वो बड़े बड़े दिखेंगे, इसलिए इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं सौर भट्टियों में। अब सौर भट्टी में किस रूप में होता है, तो चूंकि ये क्या करता है, अनंत से आने वाली मतलब सूरज से आने वाली सारी किरणों को क्या करेगा, अगर 3-4 को हम अवतल लगा दें तो ये क्या करेगा, सभी के सभी को किरणों को एक जगह फोकसित करेगा। अगर हम वहां पे चूल्हे जैसा मतलब एक धातु का प्लेट जो जल्दी गर्म होता है उसको रख दें, तो वहां पे कोई भी चीज अगर हम रखेंगे तो वो पक जाएगा जल्दी। तो ये सौर भट्टियां ऐसे ही बनाई जाती है। तो सौर भट्टियां सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक, उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जब आएगी तो दर्पण के पश्चात कहां से होगी, फोकस से। तो मतलब अनंत पे जब रहेगा तो वो फोकस पे जाएगा। कहां बनेगा, अनंत पेड़ का फोकस पे। परंतु अनंत के अलावा अगर कहीं भी वस्तु रहेगा, तब देखते हैं दोस्तों, अनंत के अलावा कहीं भी रहेगा तो समानांतर आया है, तो समानांतर आएगा तो ये फोकस से जाएगा। परंतु अगर ये ध्रुव पे आए, कहाँ है, ध्रुव पे, तो ध्रुव पे आएगा तो ये कहाँ, इसके पहले ही काट देगा। तो इसकी जब भी वस्तु प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, तो अगर देखें तो उत्तल दर्पण की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस के अंदर। ठीक है, और उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित परावर्तित किरण, तो वक्ता केंद्र पे कब बनेगा, ये सारी चीज अलग अलग सिचुएशंस दिया गया है दोस्तों, ये चीज आप पढ़ सकते हैं। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण कहां से जाती है, वक्ता केंद्र पे ही वापस हो जाती है। वैसे उत्तल दर्पण में पी बिंदु से जाने वाली तिर्यक किरण कहां से जाती है, वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बना के जाती है। अब इसके दो सिचुएशन ही आते हैं, एक तो अनंत पे वस्तु है तो कहां बनेगा, फोकस के पीछे बनेगा या फोकस पर बनेगा, और अत्यधिक कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बंदों के आकार का, परंतु सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी वस्तु को रख दें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, दर्पण के पीछे, और छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आगे देखते हैं किरण आरेख दोस्तों। तो अनंत की किरणें जब आई तो ये कहां से गुजर रही है, सबके सब फोकस से गुजर रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अनंत पर जब वस्तु होगा तो वो कहां बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। परंतु अगर अनंत के अलावा कहीं भी वस्तु रहेगा तो एक किरण हम ले लिए अगर समानांतर तो फोकस से जाएगा, और एक किरण हम वक्ता केंद्र से ले लिए तो पहले ही कट जाएगा, या तो हम ध्रुव से लिए तो ऊपर भी पहले कट जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो इसका कभी भी किसी भी हाल में कहां बन रहा है, फोकस और ध्रुव के अंदर ही प्रतिबिंब बन रहा है। आगे अब उत्तल दर्पण के प्रयोग की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। जो ड्राइवर जो होते हैं उनके पीछे के दृश्य मतलब साइड मिरर उसको बोला जाता है, मतलब पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्तल दर्पणों की इसमें प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब और ड्राइवर के पीछे बहुत बड़े बड़े चीजों को देखने में सामर्थ्य हो जाता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, दुकान में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है, ताकि पूरे के पूरे दुकान को, अब दुकान इतना को तो दर्पण नहीं रखेगा दुकान में, तो क्या करता है कि दुकान में छोटे छोटे उत्तल दर्पण लगा देता है, जिससे क्या होता है पूरा का पूरा दुकान उसमें दिखता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के लिए हम सिंपल बताते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल सिंपल, वो हम आपको उस लेक्चर में बताए हैं, लाइव लेक्चर में। उसमें आप क्या करें, कभी भी वस्तुओं को रखें, मतलब परावर्तक सतह कभी भी जो रखें बाईं ओर रखें, और इससे क्या होगा, आप इस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, इधर की जो दूरी होती है एक्स अक्ष की तरफ वो पॉजिटिव होती है, इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, ऊपर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और नीचे की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। बस आप फिर किरण आरेख रखिए और उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पोजीशंस क्या है इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या है, कहता है बिंब हमेशा दर्पण के किधर रखना चाहिए, वस्तु जो होगा हमेशा किधर रखना चाहिए, बाईं ओर रखना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगी। मुख्य अक्ष जो होता है क्या हो दोस्तों, मुख्य अक्ष के
समानांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। कहां से दूरी नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। यहां से ही सभ्य के सब दूरी नापी जाएगी। अब दोस्तों क्या कहता है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी, मूल बिंदु से जो दाईं ओर की दूरी है, मतलब इधर की जो दूरी है वो पॉजिटिव मानी जाती है, और दाईं ओर की बाईं ओर की जो दूरी है वो क्या मानी जाती है? निगेटिव मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर का अक्ष पॉजिटिव बाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है, और दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। वहीं अगर देखें मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो दूरियां होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। दूरियां ऋणात्मक होती है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल उस चीज को अवतल दर्पण में दिखाया गया है कि इधर नीचे की दूरियां आपको क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। इधर की दूरियां क्या लेना है? धनात्मक लेना है। इधर की दूरियां क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। ऊपर की दूरियां क्या लेना है? धनात्मक लेना है। तो वहीं तो हम लोग बात कर रहे थे। एक चीज और, चूंकि बाईं ओर रहती है वस्तु हमेशा, इसलिए हमेशा जो वस्तु की दूरी जिसको यू से सूचित करेंगे वो ऋणात्मक होगी, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो चूंकि आगे होती है इसलिए ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। अब वह दर्पण दो सूत्र की बात करते हैं। इसको हम प्रूव किए हैं लाइव क्लास में, आप जाके देख लें। यहाँ पे हम आपका थियोरेटिकल वर्जन से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और आपके टॉपिक वाइज हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस यहाँ पे रिविजन क्लास एक हिसाब से कह सकते हैं। आपका मूल जो है वहाँ पार्ट वाइज पार्ट आपको 10 पार्ट दिए गए हैं आपका दर्पण में, तो आप 10 पार्ट को देखने के बाद आपको यहाँ पे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप जाके उस पार्ट को जरूर देख लें। उसके बाद इसको आप देखिए, इससे आप नोट्स बनाइए या जो कीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नोट्स इससे बनाने के बजाय आप किताब से बनाइए, या तो आप इसका की पॉइंट ले लीजिए, मेमोरी में बना लीजिए, कॉन्सेप्ट मैप के साथ हम आ रहे हैं। तो आप कुछ भी करें, आपका तैयारी हमारी जिम्मेवारी, अगर कहें आपकी तैयारी हमारी जिम्मेवारी, इस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बताते जा रहे हैं। तो चलिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं, जहां v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है, और f जो है वो क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न एवं अपेक्षिक विस्तार, जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना है। ये चीज को याद रखें, कितना गुना जो बताता है कि प्रतिबिंब छोटा बना है, बड़ा बना है, परंतु कितना गुना छोटा बना है या कितना गुना बड़ा बना है। तो ये चीज जो बताएगा दोस्तों कि कितना गुना छोटा बना है या कितना गुना बड़ा बना है, यही चीज क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे। आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों वो अनुपातिक में होता है, क्योंकि अनुपात है और अनुपात का कोई क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए हम क्या कहेंगे? यह आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो आवर्धन के बराबर होता है। उससे पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कितना विशाल बना है। या तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात जो होता है उससे भी पता चल जाता है कि क्या होता है? आवर्धन कितना गुना है। तो एक हिसाब से अगर कहें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक रिलेशन हमें प्राप्त हुआ, m बराबर HI, मतलब HI का मतलब इमेज हाइट, और HO का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। आगे बात करते हैं दोस्तों। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। तो चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल में केवल बनता है, इसलिए अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब के सिचुएशन में आवर्धन कैसा आएगा? आवर्धन ऋणात्मक आएगा। यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस दिया गया है, जैसे HI और HO बराबर हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो, तो उस कंडीशंस में आवर्धन 1 आएगा। चूंकि दोनों बराबर रहेगा तो कट जाएगा, और इसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु के समान हो जाएगा। अगर HI बड़ा हो किससे? O से, तो आवर्धन भी आएगा 1 से ज्यादा आएगा, और प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ये एक तर्क वाली बात है, आप कर सकते हैं। HI मतलब ऊपर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक है उसका m का मान जो होगा 1 से बड़ा आएगा, नीचे बड़ा होगा तो 1 से छोटा आएगा, और प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा बनेगा। आगे दोस्तों, समतल में चूंकि बराबर बनता है इसलिए इसका आवर्धन कैसा होता है?
प्लस 1 होता है, और साइन प्लस इसलिए होता है क्योंकि ये कैसा बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव है मतलब 1 से ज्यादा है तो दर्पण कैसा है, उत्तल है। ठीक है, मतलब आभासी बनाएगा। पॉजिटिव है और 1 से क्या है, 1 से बड़ा है आवर्धन तो क्या है, अवतल बनाएगा। ठीक है, और निगेटिव है तो अवतल दर्पण कैसा है, अवतल है, अवतल है, क्योंकि निगेटिव आवर्धन किसका होता है, केवल अवतल का। तो हम लोग का ये एक पार्ट जो है समाप्त हुआ दोस्तों। आप जाके किसी भी बुक से पूरा का पूरा एक बार रीडिंग डाल लें, पूरे के पूरे कीवर्ड आप हो सके तो कमेंट में वो सारे कीवर्ड लिखें कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से कीवर्ड पढ़े, या हो सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए या इस टाइप का इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियोस चाहिए या कुछ और हिंट्स चाहिए तो क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं नीचे कमेंट में। 8651 636 970 पे आप संपर्क करें, आपको जरूर मदद किए जाएंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे, परंतु उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस आप देखिए कि क्या ये चीज़, ये सारे क्वेश्चनों की डीलिंग की गई है। अगर की गई है तो हम लोग की तैयारी अच्छी हो रही है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, यह क्या दर्शाता है। तो +1 है मतलब प्लस तो ये दर्शा रहा है कि यह आभासी है, और दूसरा 1 दर्शा रहा है कि ये क्या है, बराबर है, मतलब आभासी यानी काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, ये बता रहा है। यह वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है, ठीक है, तो दर्पण के 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण कौन सा है और बताएं उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार। सबसे पहले यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, केवल अवतल में बनता है, मतलब ये तो फिक्स पता चल गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। फिर क्या कहता है, दर्पण बिंब का आकार जो है, बिंब के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब क्या है कि वक्रता केंद्र पे है, और वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी उतना ही है, तो फोकस दूरी कितना होगा, तो वक्रता केंद्र का आधा होगा, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा, मतलब फोकस दूरी कितना होगा, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कारण बताएं, हम सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। वाहनों के पथ दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, नीचे के क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं। बिंब की स्थिति होनी चाहिए जब सेविंग दर्पणों के रूप में, तो सेविंग दर्पणों के रूप में आप जैसे सोचिए, सेविंग दर्पण में क्या होता है, अवतल यूज करते हैं, और अवतल आप जरा सोचिए कि अगर सेविंग में वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा तो क्या हम पर्दा लगा के अपना दाढ़ी मूछी देखेंगे, नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना जो मुख होगा वो फोकस के अंदर रखेंगे, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, तब हमारा कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब फोकस के अंदर रखना जरूरी है। टॉर्च एवं सर्च लाइट में क्या किया जाता है, तो टॉर्च एवं सर्च लाइट में क्या होता है, टॉर्च में बल्ब कहाँ रख दिया जाता है, फोकस पे रख दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, समानांतर किरणें बना सके। आगे दोस्तों, कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, तो ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी इसका आधा होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण का तो 20 है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें सीधा और आवर्धित बनता है, मतलब सीधा तो काल्पनिक होता है, आवर्धित माने बड़ा, तो सीधा भी बने और बड़ा भी बने, तो ये केवल अवतल में बनता है। वह कौन सा दर्पण है जिसको फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है दोस्तों, फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि पीछे फोकस रहता है, और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा आभासी किसमें बनता है, समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। सबसे पहले आभासी प्रतिबिंब जो है वो बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि कहाँ होनी चाहिए, फोकस के अंदर होनी चाहिए, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु होना चाहिए। गोलीय दर्पण का आकार एवं उससे प्राप्त प्रतिबिंब के 2 गुण बताएं जिसका आवर्धन +1 हो। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्लस चिन्ह है मतलब आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। 6 है मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा बना रहा है, 6 गुना बड़ा बना रहा है। और क्या है, चूंकि आभासी भी है और बड़ा भी है, तो ये अवतल दर्पण है, फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग अपवर्तन की बात करेंगे। उसका सबसे पहले आपसे फिर बोल रहे हैं, आप लाइव क्लास के एक एक वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखें, आपको
कंफर्म हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेवारी। ये डायलॉग के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गुड लक दोस्तों।